बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। 12 घंटे बाद यानी कल सुबह 8-9 बजे एक बहुत अहम केस की समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत करेंगे। ये दरख्वास्त मैं जो पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है आमिर अजीज़ नाम है शहरी का, जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ की तकरीर ना दिखाई जाएँ और उसकी वजूहत यही है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, इदारों पर हमले कर रहे हैं। ये सारी जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट समाअत है क्योंकि एक तरह से तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ की तकरीर पर ऑलरेडी पैमरा ने पाबंदी लगा दी हुई है, तो इसलिए तो ये गैर मौसर हो गई है। अतर मिनल्ला साहब कह सकते हैं कि वो जो आप मांगने आए थे, रिलीफ जो आप मांगना चाह रहे हैं, वो रिलीफ तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है आपको, और वो तो हो चुका है मसला, नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लग गई है। लेकिन ऐसा मुश्किल होगा। उसकी रीज़न यह है कि अतर मिनल्ला साहब इस तरह की दरखास्तों को डिस्करेज करते हैं जहाँ पर किसी की आवाज़ बंद करने की बात की गई हो। अतर मिनल्ला साहब कई बार अपने रिमार्क्स में ये कह चुके हैं कि अगर कोई बात कर रहा है तो जमहूरियत के यही हुस्न है कि उसको बात करने दी जाए, उसकी बात सुनी जाए। ये वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कल उनके जो रिमार्क्स होंगे उससे पता चलेगा कि अदालत इस बारे में क्या सोच रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बारे में क्या सोच रही है। अगर कल ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है तो नून लीग ये कहेगी कि देखें जी, पैमरा की पाबंदी गलत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लेकिन दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखना ये होगा कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस चीज़ को भी डिस्कस करती है या नहीं करती कि क्या एक मफरूर इश्तिहारी होने के बावजूद किसी शख्स को दिखाया जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदालती रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसकी एक वजह यह है कि पहले जब इसहाक डार पर पाबंदी लगाई गई थी और अब जब नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाई गई है, या इससे पहले जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से या और इस तरह के पैमरा के जो हदायत आई, इंस्ट्रक्शंस आई, अहकामात आए, उनको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। तो नवाज शरीफ साहब का मामला यह है कि जब उनकी तकरीर पर पाबंदी लगी है तो नवाज शरीफ खुद तो चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। वो तो मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि क्योंकि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, नवाज शरीफ मफरूर हैं और उनका राइट ऑफ ऑडियंस ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की किसी अदालत में भी दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती, इसलिए नवाज शरीफ तो गए ही नहीं है। जहाँ तक बात है पार्टी की, नून लीग भी किसी अदालत में नहीं गई पैमरा के उस हुक्मनामे के खिलाफ। और शायद ये भी वजह है कि नून लीग वाले बहुत खुश हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लग गई है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी लगी थी। तो एम के रहनुमा जो हैं वो बहुत खुश नज़र आते थे। वो कहते थे कि यार बड़ा अच्छा हुआ है, खामखा में रोज़ तकरीरें करता था, तकरीरें करके अजीबोगरीब बातें कर देता था, रियासत मुखालिफ बातें करता था, फ़ौज के खिलाफ बातें करता था, हमें जाके टीवी पे डिफेंड करना पड़ता था, हमें लोगों को फेस करना पड़ता था। अच्छा ही हुआ है इसकी तकरीरों पर पाबंदी लग गई है। तो शायद यही वजह है कि नून लीग ने शुक्र अदा किया है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगी है, क्योंकि नून लीग की जानिब से एज ए पार्टी नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के फैसले को, पैमरा के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। नून लीग चाहती तो चैलेंज कर सकती थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले एक ड्रामा किया गया था कि नवाज शरीफ जमानत नहीं लेना चाहते और उनके भाई को बहुत फिक्र है शहबाज शरीफ को, इसलिए शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत के लिए अप्लाई कर दिया मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। लेकिन वो तो इनका ये मंजर नहीं बिका था, ये इनका ये चाल इनकी कामयाब हुई थी, क्योंकि अदालत ने दो टोक कहा था कि जब तक नवाज शरीफ खुद दरखास्त दायर नहीं करेंगे तो हम ये दरखास्त नहीं सुन सकते। फिर नवाज शरीफ की दस्तखतों के साथ दरखास्त दायर की गई और मैं आपको बता चुका हूं कि जिस नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि वह जमानत नहीं लेना चाहता, उस नवाज शरीफ ने एक केस में 4 जमानत की दरखास्तें दायर की थी, क्योंकि मियाँ साहब जेल नहीं काट सकते थे। अतर मिनल्ला साहब को इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कल कि वो ये केस सुन रहे हैं कि उनके ऊपर भी बराह रास्त मरियम और नून लीग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब पर इल्ज़ाम ये है कि मरियम कहती हैं कि जब नवाज शरीफ की अपीलें, मेन अपीलें फिक्स हुई तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि नवाज शरीफ की मेन अपीलें जो फिक्स हुई हैं तो वो क्यों हुई हैं, और क्योंकि अपोजिशन का एहतजाज शुरू होने वाला है तो उसकी वजह से ये अपीलें फिक्स हुई हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3-4 माह पहले से पता था कि ये अपीलें सितंबर में सुनी जानी हैं, और इस चीज़ को एक हाइप देकर हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी बड़ी अपनी तरफ से बड़ी दूर की कौड़ी लाए और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक वो बना के बताया कि क्योंकि मरियम के बंदे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं, जब कॉल लिस्ट बन रही थी उनको पता चला, उन्होंने मरियम को बता दिया, मरियम को पहले पता था। ऐसी खामखामे ने एक फेक स्टोरी सी बना के और बयान कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले से पता था कि सितंबर के पहले हफ्ते में ये अपीलें फिक्स होनी है। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई अचानक ये अपीलें फिक्स हो गई हैं, और ये अपीलें अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस का इंतजामी तौर पर इख्तियार होता है अपीलें फिक्स करना, केस लगाना, किस बेंच में वो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें तो खैर ऑलरेडी बेंच बना हुआ था और वो बेंच सुन रहा था, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि अचानक कुछ साजिश के तहत ये अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हों। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अतर मिनल्ला साहब
दरखास्त गुजार को ये कहते हैं कि आपका तो हक दावा ही नहीं बनता, आप तो मुतासर फरीक ही नहीं है, इसलिए आपकी दरखास्त मुस्तरद की जा रही है। या उनके वो जो रिमार्क्स आएंगे कि आज़ादी ज़ाहिर राय होनी चाहिए, बात करने का हक हासिल होना चाहिए, तनकीद रियासत को सुननी चाहिए, रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती, रियासत ताकतवर होती है, रियासत को तकरीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये पहलू हो सकता है, इस पर नून लीग कहेगी कि जी देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर उन्होंने ये कहा कि उनकी ऑलरेडी पाबंदी लग चुकी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली इंडोर्स कर देंगे पैमरा के उस हुक्म को। और चौथी जो सूरत है वो यही है कि अदालत ये लिखे कि आज़ादी ज़ाहिर राय जो है वो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाया जा रहा। तो बहरहाल इसमें जो भी रिमार्क्स आएंगे, इसमें जो भी अहकामात आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनकी लीगल तो इम्प्लीकेशंस होंगी, असरात होंगे, लेकिन उसकी पॉलिटिकल बहुत उसका एक देखा जाएगा, उसकी हाइप होगी, उसके ऊपर बात होगी कि ये रिमार्क्स आ गए हैं, वो रिमार्क्स आ गए हैं, ये कह दिया वो कह दिया, तो पॉलिटिकली इनको बहुत ज़्यादा इन रिमार्क्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और अहमियत भी होगी, या ये साइड इस्तेमाल करेगी या वो साइड इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये तो है कि जिस साइड को सूट नहीं कर रहा होता फैसला, तो वो ज़ाहिर तनकीद ही करती है। और ये भी है कि नवाज शरीफ साहब इदारों पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब की कोई भी अदालत नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पे पाबंदी का जो हुक्मनामा है पैमरा का, अगर कोई भी अदालत उस हुक्मनामे को कलअदम करार दे देती है और कह देती है कि नहीं नवाज शरीफ की तकरीरों को दिखाना चाहिए, तो जाहिर है उसके बाद उन जजों पे बहुत ज़्यादा एक तरह का दबाव भी होगा, इसलिए कि आपने एक ऐसे शख्स की तकरीरें दिखाने का हुक्म जारी किया है जो कि मुसलसल फ़ौज पर हमले कर रहा है, अदालतों पे हमले कर रहा है, जजेस पर हमला कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से कि पहले भी आज तक अतर मिनल्ला साहब को तनकीद का सामना करना पड़ता है वो, और इस वजह से जब उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बयान हल्फी मांगा था कि बयान हल्फी दे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मंगल के दिन तक नवाज शरीफ की ज़िंदगी की वो ज़मानत दें कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को कुछ भी नहीं होगा, आज तक उसके ऊपर तनकीद होती है, बात होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर नवाज शरीफ को भेजा, उसके ऊपर तनकीद होती है। आज लोग पूछते हैं, उन एंकरों से भी पूछते हैं कि जो कहते थे कि नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार है, बड़ी हालत ख़राब है, लोग पूछते हैं कि वो अदालतें कहाँ पे हैं, जो कहती थी कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है, वो डॉक्टर कहाँ हैं जिन्होंने रिपोर्टें तैयार की, वो डॉक्टर कहाँ हैं जिन्होंने एडवाइस दी, वो मेडिकल टेक्नीशियंस कहाँ हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स दी, और वो नून लीग वाले कहाँ हैं जो कहते थे कि मियाँ साहब अगर 24 घंटों में इस्लामाबाद किसी ऐसे अस्पताल में ना गए जहाँ पे उनके छोटे बड़े तमाम अमराज का इलाज हो सके, तो मियाँ साहब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो सबसे ये सवाल भी होता है, बात भी होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है अदालतों ने ये केस सुनने होते हैं, लेकिन अदालतों पे बहुत ज़्यादा इसी वजह से दबाव भी आता है और बात भी होती है, तनकीद भी होती है। अब हम आते हैं दूसरे मामले के ऊपर, और वो है जो कोयटा में जलसा रखा गया पीडीएम की जानिब से, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से। पहला जलसा कोयटा में क्यों रखा गया? हालांकि दो बड़ी जमातें, एक मुस्लिम लीग नून है और एक पीपल्स पार्टी है। नून लीग पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, लेकिन दोनों ने जलसे अपने अपने सूबों में नहीं रखे। दोनों ने जलसा मौलाना के बात मानते हुए, महमूद खान नचकज़ई की बात मानते हुए कोयटा में रखा है। कोयटा में ये जलसा क्यों रखा गया है? एक तो उसकी वजह यह है, पहली वजह उसकी ये है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि क्योंकि जैसे हमने कल भी बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने ही अपने मदारिस के कारकुनान को लाना है, मौलाना ने ही लोग फराम करने हैं, मौलाना बाकी जमातों के ज़िम्मे पैसे हैं और मौलाना के ज़िम्मे बंदे फराम करना है। तो मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने फ़ंड फराम करने हैं, पैसे देने हैं, गाड़ियों के, पेट्रोल के, डीजल के, और बंदे लाना मौलाना फजल रहमान साहब का काम है। बिल्कुल उसी तरह से वो जैसे एक गाना भी था कि गड्डी तू मंगा दे, पेट्रोल मैं पवानियाँ, तो इसी तरह से होगा। गाड़ियाँ उनकी होंगी, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जो है वो हुकूमत का होगा, खर्चा किराया हुकूमत कहता हूँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का होगा। तो मौलाना का काम है बंदे लाना और इनका काम है असबाब फराम करना, वसाइल फराम करना जिसके ज़रिए लोगों को लाया जाएगा। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह इसकी यह है कि महमूद खान नचकज़ई कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं और उनके आईडी कार्ड पाकिस्तान के नहीं बने हुए, तो वहाँ पे वो उन लोगों को लाएंगे ये कहकर कि जी आप आएँ, इस हुकूमत को गिराएं और हमारा साथ दें, तो फिर जब हमारी हुकूमत आएगी तो आपको आईडी कार्ड फ्राहम किए जाएंगे, बना के दिए जाएंगे, आपको पाकिस्तानी शहरी जो है वो बना दिया जाएगा। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की रियासत को अगर आपने ब्लैकमेल करना हो तो सबसे पाकिस्तान का हसास जो इलाका है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान एक जिस तरह एक जिस्म होता है, जिस्म के में जो है वो, जैसे आप ये कहते हैं कि आँख बहुत हसास हिस्सा है, अगर दिल का खुदा न खास्ता ऑपरेट हो तो कहते हैं कि दिल जिस्म का सबसे हसास हिस्सा है, अगर दिल का ऑपरेट होगा तो ये बहुत सेंसिटिव होगा, ब्रेन बहुत हसास है।
कि कहते हैं कि हेड इंजरी अगर खुदा न खास्ता हो जाए और उसमें दिमाग में चोट लग जाए तो वो बहुत डेंजरस होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान एक अगर जिस्म है तो इस जिस्म का सबसे हसास जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान इसलिए बहुत हसास है कि वहाँ पर भारत की फंडिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कत्ल गारत गरी बहुत की गई, वहाँ पे हमारे जवानों ने शहादतें बहुत ज़्यादा दी हैं, वहाँ पे जिन्होंने जानें बहुत कुर्बान की हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी का उन्होंने खात्मा किया है। लेकिन अभी भी भारत की फंडिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है CPAC की वजह से, और वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें और दहशतगर्दियों के ज़्यादा अवेलेबल हैं भारत को और पाकिस्तान के दुश्मनों को। इसलिए तो वहाँ पे कोयटा का इंतखाब इसलिए किया गया है कि कोयटा में ये जलसा होगा, वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाएंगे, फ़ौज के खिलाफ उकसाया जाएगा, और हुकूमत नहीं रियासत के दायरे वो, और हुकूमत भी डेफिनेटली है, लेकिन रियासत क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत ने और पाकिस्तान ने कायम रहना है, तो रियासती इदारों को ये ब्लैकमेल किया जाएगा कि ठीक है फिर हम देखें, अब हम बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो उनको हम हवा दे रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कुलभूषण का नाम आज तक नहीं लिया, और कुलभूषण वहीं से पकड़ा गया, और वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा हैं भारत के और रॉ के, और अफगानिस्तान से सपोर्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे आती है। तो इसलिए ये इंतखाब किया गया है कोयटा का कि कोयटा में जलसा होगा, वहाँ पे जिस तरह की तकरीरें होंगी तो रियासत परेशान होगी, ब्लैकमेल होगी, कंसर्न होगी कि यार ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सेंसिटिव है हमारे इदारे। उसकी वजह एक ये भी है कि जैसे एक शख्स हो, उसने अगर खून पसीने से कोई चीज़ बनाई है, कोई घर बनाया है, कोई असासा बनाया है, कोई जायदाद बनाई है, अपनी कुर्बानियाँ देकर बहुत ज़्यादा, तो उसको जितनी उसकी कदर होगी बाकियों को नहीं होगी। तो फ़ौज को जितना बलूचिस्तान का एहसास है उतना शायद किसी और को इसलिए नहीं होगा कि बलूचिस्तान में फ़ौज के जवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और वो बररास वहाँ पे पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ ग्राउंड के ऊपर हमारी फ़ौज लड़ रही है। वहाँ पे जिन लोगों को हायर किया जाता है उनके साथ मुकाबले करने हो, उनका खात्मा करना हो, वहाँ पे जाने देना हो, वहाँ फ़ौज जाने देती है। तो इसलिए फ़ौज बहुत कंसर्नड है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी रियासत बहुत कंसर्नड है बलूचिस्तान के हवाले से। तो रियासत के सबसे कमज़ोर हिस्से का इंतखाब किया गया है पोजीशन जमातों की जानिब से, ताकि हम वहाँ पे जलसा करेंगे, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाएंगे, फ़ौज मुखालिफ नारे लगवाएंगे, और वहाँ पे लोगों को भड़काएंगे, इश्तियाल दिलाएंगे, तो इससे रियासत जो है वो ब्लैक मेल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शायद इनका ये मंजर ना बिके। इस पर थोड़ी सी डिटेल भी किसी से लूँगा कि इस हवाले से अब रियासत की पॉलिसी क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है बलूचिस्तान में जो जलसा किया जा रहा है उस हवाले से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।